बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की विज्ञान का सेकंड चैप्टर भोजन के घटक के बारे में जानेंगे। इस चित्र में भोजन दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है? चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, नींबू और हरी मिर्च दिखाई दे रही है। इन सब में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। सभी पोषक तत्वों का भोजन में सम्मिलित होना आवश्यक है क्योंकि हर पोषक तत्व का अलग अलग कार्य होता है। अभी कौन से पोषक तत्व होते हैं देखिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। इन सब पोषक तत्वों का हमारे भोजन में उपस्थित रहना आवश्यक है क्योंकि किसी पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है, कोई हमारे शरीर की वृद्धि करता है, रोग से लड़ने की शक्ति कोई पोषक तत्व हमको देता है। इसलिए सब पोषक तत्वों का शामिल होना हमारे भोजन में आवश्यक है। जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में अलग अलग राज्य में जो भोजन खाया जाता है वो दिया हुआ है। अब देखिए पंजाब में अन्न मुख्य क्या है, वहाँ पे मक्का, तो मक्के की रोटी प्रसिद्ध है वहाँ की। राजमा, दाल में सब्जी, सरसों का साग और अन्य व्यंजन, दही और घी। आंध्र प्रदेश का जो मुख्य भोजन है यह है चावल, अरहर की दाल तथा रसम, कुंदरू, मट्ठा, घी और अचार। पंजाब का मुख्य भोजन क्या है? मक्के की रोटी, सरसों का साग, आपने सुना होगा। अब उत्तराखंड में देखिए अन्न में मंडुवे की रोटी, दाल भट गहत चने की दाल, सब्जी में गडेरी आलू की सब्जी, अन्य व्यंजन में मुख्य है यहाँ पे खीरे का रायता। जिस राज्य में जो फसल ज़्यादा होती है उस फसल से बनने वाले व्यंजन वहाँ पर अधिक प्रसिद्ध होते हैं या अधिक मात्रा में खाए जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों का भोजन अलग अलग है, या हम कह सकते हैं अलग अलग राज्यों के भोजन में विविधता होती है। विविधता का मतलब वहाँ पे जो अन्न है वो अलग तरह का है, सब्जियाँ अलग तरह की हैं। अब इस चित्र में दिखा रखा देखिए, हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं किसी खाद्य पदार्थ में। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? आयोडीन, खाद्य पदार्थ, ड्रॉपर, परख नली। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे किया जाता है? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, उसमें थोड़ा सा खाद्य पदार्थ की कुछ बूंदें डाल देंगे, उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे ड्रॉपर की सहायता से। अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला हो जाता है इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला नहीं होता इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इस तरह से हम आयोडीन की सहायता से किसी भी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है इसका परीक्षण कर सकते हैं। इस चित्र में यही दिखा रखा है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से दो तरह का होता है। कौन सा है देखिए, पहला है जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसमें स्टार्च है या मंड इसको कहते हैं। दूसरा है शर्करा या शुगर, ये सरल कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से दो तरह का है, जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे शर्करा। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम आसानी से कर सकते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ में। किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट का जैसे हम परीक्षण करते हैं, प्रोटीन का भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि किस पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है या नहीं है। इसके लिए किस किस चीज़ की सामग्री की ज़रूरत होती है देखिए, पहला है खाद्य सामग्री, कॉपर सल्फेट, परख नली और साथ ही ड्रॉपर की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, खाद्य सामग्री लेंगे। खाद्य सामग्री जैसे दाल हम ले सकते हैं, दाल को पीस कर हम क्या करेंगे, परख नली में डाल देंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ड्रॉपर की सहायता से कॉपर सल्फेट डालेंगे। अगर परख नली के खाद्य पदार्थ का रंग नीला हो जाता है इसका मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अगर नीला नहीं होता है
तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है। तो प्रोटीन का हम परीक्षण किसकी सहायता से कर सकते हैं? कॉपर सल्फेट की सहायता से। तो प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है? खाद्य सामग्री, कॉपर सल्फेट, परख नली और ड्रॉपर की ज़रूरत है। इसका टेस्ट हम आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से वसा का परीक्षण हम कर सकते हैं। वसा का परीक्षण हम घर में भी आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसका परीक्षण? एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे, उसमें खाद्य पदार्थ के कुछ टुकड़े रख लेंगे, उसको कूटेंगे। अगर कागज़ के टुकड़े पर तेल का दाग लग गया तो इसका मतलब उस पदार्थ में वसा है। जैसे मान लीजिए हमने कागज़ के टुकड़े में मूंगफली के कुछ दाने रखे और उसको कूटेंगे तो हम देखते हैं कागज़ पर दाग लग गया है तेल का। इसका मतलब मूंगफली में तेल है, वसा है। और अगर दाग सूख जाता है तो इसका मतलब उसमें पानी है। अगर मान लीजिए कागज़ के टुकड़े में हमने एक छोटा टुकड़ा आलू का लपेट कर कूट दिया तो हम देखते हैं कि वो गीला तो हो जाता है, उसमें दाग लग जाता है, लेकिन वो दाग सूख जाता है। इसका मतलब आलू में वसा नहीं है, क्या है उसमें? पानी है। तो वसा का परीक्षण हम घर में आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में कुछ खाद्य पदार्थ दे रखे हैं, उनमें कौन से पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हैं ये दिया हुआ है। जैसे कच्चा आलू है, इसका अगर हम टेस्ट करेंगे हम देखते हैं इसमें स्टार्च है या मंड है, कार्बोहाइड्रेट जिस कहते हैं। दूध में मुख्य रूप से प्रोटीन उपस्थित है, मूंगफली में वसा है। तो इस तरह से कच्चे आलू में क्या है? मंड, दूध में प्रोटीन, मूंगफली में वसा उपस्थित है। इसी तरह से बिना पके हुए चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो बिना पका हुआ चावल में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, पके हुए चावल में प्रोटीन। इसी तरह से सूखा नारियल है, इसमें वसा उपस्थित होता है। आपने सुना होगा नारियल का से तेल निकलता है क्योंकि उसमें वसा उपस्थित होती है। तो इस तरह से सूखे नारियल में वसा उपस्थित है। तो इस तरह से हम टेस्ट करके, परीक्षण करके खाद्य पदार्थ में देख सकते हैं उनमें कौन सा पोषक तत्व है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इसको हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ से हमको ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा हमारे शरीर को कार्य करने की क्षमता देती है। यहाँ पे चित्र में दे रखा है जिन खाद्य पदार्थ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इनमें क्या क्या है देखिए। मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंद, गेहूँ, चावल, बाजरा, सारे अनाज जो हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। मीठे फलों में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो इनसे क्या होता है? हमको ऊर्जा मिलती है। जैसे हम चलते हैं, दौड़ रहे हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होना अनिवार्य है, जिससे हमें विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा मिलेगी। अब देखिए वसा से भी हमको ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा से जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट की उतनी ही मात्रा से अधिक होती है। अब यहाँ पे देख रखा, देखो वसा भी दो तरह की होती है। पहला पादपों से मिलने वाली वसा और दूसरा जंतुओं से मिलने वाली वसा। पादपों से जितने भी तेल हैं ये हमें पादपों से मिल रहे हैं। जैसे मूंगफली का, तिल का, गिरी का तेल जो होता है ये पौधों से मिलता है हमको। और ये पादप वसा हम इसको कहते हैं। और जो जंतु वसा है किससे मिल रहा हमें? अंडे से, मक्खन, दूध, घी, मछली, मांस से मिलती है। तो वसा भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन वसा की बहुत कम मात्रा हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। इसलिए जब हम सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो उसमें हम सब्जी या दाल की अपेक्षा घी या तेल बहुत कम मात्रा में डालते हैं, क्योंकि
हमें वसा से बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। थोड़ी सी वसा भी हमें बहुत अधिक ऊर्जा देती है। इसलिए हमारे भोजन में वसा तो रहनी चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। अब प्रोटीन देखिए क्यों ज़रूरी होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। ये दो तरह का है, पादप प्रोटीन, जंतु प्रोटीन। पादप प्रोटीन मतलब जो पौधे से मिल रहा है, जैसे सभी दालें जो होती हैं इनमें प्रोटीन उपस्थित होता है, साथ ही मटर में प्रोटीन उपस्थित होता है। तो दाल में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जंतु प्रोटीन हमें किससे मिलता है? दूध से, अंडे से, पनीर, मछली, मांस, इनमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। ये जंतु प्रोटीन कहलाता है। हमारे शरीर के लिए दोनों तरह के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पादप प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और जंतु प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों में वृद्धि अधिक होती है। इसी तरह से शरीर के किसी भाग में अगर घाव हो जाता है तो वहाँ की कोशिकाएं तेज़ी से उनमें वृद्धि होती है, विभाजन होता है। किसकी मदद से? प्रोटीन की मदद से। इसलिए हमें हर तरह की दाल खानी चाहिए और साथ ही दूध लेना चाहिए, अंडा लेना चाहिए, जिससे हमें पादप प्रोटीन और जंतु प्रोटीन दोनों मिलते रहें। अब विटामिन क्या होते हैं? हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कर देते हैं, या हम कह सकते हैं विटामिन से हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। विटामिन किससे मिलता है? देखिए कई तरह के विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन ए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमें पीले फलों से, पीली सब्जियों से मिलता है, जैसे पका हुआ पपीता, गाजर, पका हुआ आम। इसी तरह से दूध और मछली का तेल, इसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये विटामिन ए हमें आँखों के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से देखिए विटामिन बी हमें किससे मिल रहा है? गेहूं से, चावल से, यकृत या लीवर से मिलता है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। हमारे भोजन में अलग अलग तरह के विटामिन होने चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। अब विटामिन सी हमें देखिए किससे मिलता है? सभी खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, इनमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। आंवले में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। मिर्च में, टमाटर में, इनमें भी विटामिन सी बहुतायत में होता है। विटामिन डी किससे मिलता है? देखिए मछली में, अंडे में, मक्खन, दूध, यकृत में विटामिन डी होता है। और साथ ही विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश में हमारी त्वचा जो है विटामिन डी बनाती है। अगर हम सूरज की रोशनी में आधा घंटे बैठें, हमारी त्वचा अगर धूप के संपर्क में आएगी तो क्या करती है हमारी त्वचा? विटामिन डी बनाती है। और विटामिन डी रिकेट्स रोग से लड़ने की क्षमता देती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है। और विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो हैं ये टेढ़ी होने लगती हैं। सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। इसलिए हमें प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, जिससे कि हमारी त्वचा विटामिन डी बनाएगी और हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ खनिज लवणों के स्रोत दे रखे हैं, जैसे आयोडीन का कुछ स्रोत दिए हैं। आयोडीन हमें किससे मिल रहा है? देखिए नमक से और ये मछली से। आपने देखा होगा नमक के पैकेट में आयोडीन युक्त नमक लिखा रहता है। तो आयोडीन की बहुत कम मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। फास्फोरस हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। ये किससे मिलता है हमको? कुछ अनाजों से, हरी मिर्च से, केले में और दूध से
हमें फास्फोरस मिलता है। इसी तरह से लौह के कुछ स्रोत होते हैं। लौह यानी आयरन। आयरन किससे मिल रहा? कुछ फल होते हैं जैसे सेब है और ये सब्जी में पालक है, इनमें जो है आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है। आयरन से क्या होता है? हमारे ब्लड बनता है, रक्त बन रहा है। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। इसी तरह से कैल्शियम किससे मिलता है हमको? अंडे से, दूध से, और ये हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इनसे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए हमारे भोजन में कैल्शियम का होना भी बहुत आवश्यक है। ये हमें मुख्य रूप से दूध से और अंडे से मिलता है। और ये जो है खनिज लवण, इनके हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे भोजन में अवश्य ये शामिल होने चाहिए जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो देखिए, ये जैसे आयरन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? एनीमिया। यहाँ पे दे रखा, देखिए, विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले रोग यहाँ पे दे रखे। कौन से रोग हैं? देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता आ जाती है, क्षीणता की स्थिति आ जाती है। इसके लक्षण क्या है? कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देने लगता है और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग में क्या होता है? मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं जिससे कि काम करने की क्षमता कम हो जाती है। विटामिन C से स्कर्वी रोग हो जाता है जिससे मसूड़ों में खून निकलने लगता है और घाव होने लगते हैं। विटामिन D से रिकेट्स हो जाता है, अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। कैल्शियम से क्या होता है? अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं और दांत खराब होने लगते हैं, दंत क्षय हो जाते हैं। आयोडीन से घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों के गले के पास सूजन हो जाती है, उसको घेंगा रोग या गोइटर इसको बोलते हैं। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है आयोडीन की कमी से। इसी तरह से ये लौह जो है ये किस में मिलता है? अभी देखा हमने पालक में आयरन, ये साथ ही सेब में। इसकी कमी से क्या हो जाता है? अरक्तता, एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी होगी तो कमजोरी हो जाती है, थकान होने लगती है। अब जैसे आयोडीन किससे मिलता है? नमक से। नमक की कम मात्रा हम लेते हैं और उसमें आयोडीन रहता है। आयोडीन की बहुत कम मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और आयोडीन कम हो जाएगा तो उससे क्या होता है? गले के पास सूजन आ जाती है, घेंगा रोग हो जाता है जिसको गोइटर इसको कहा जाता है। तो अलग अलग विटामिन और अलग अलग खनिज लवण के कार्य अलग अलग हैं। इनकी कमी से शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए रुक्षांश या खाद्य रेशा, ये किससे मिलता है हमको? खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, ताजी सब्जियों से। रुक्षांश में कोई पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं और शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ रुक्षांश या खाद्य रेशों की सहायता से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। रुक्षांश में या खाद्य रेशों में या फूड फाइबर इसको कहते हैं, इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए ये बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर के जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में ये सहायता करते हैं और इस तरह से हमारा शरीर ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है और शरीर स्वस्थ रहता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये मुख्य रूप से इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? खाद्यान्न, दाल, आलू, हर तरह के ताज़े फल और हर तरह की ताज़ी सब्जियां
हमें अवश्य लेनी चाहिए, जिनके कारण ये हमारी आंतों की सफाई करते हैं, हमारे पूरे आहार नाल की एक तरह से हम कहते हैं सफाई करते हैं, जिससे हमारी आहार नाल मुख्य रूप से आंतें सही तरीके से कार्य करती हैं। देखिए, जल क्या है, ये हमारे भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उनसे पूरी हो जाती है जो हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय, फलों का जूस। तो इनसे हमें क्या मिलता है? जल मिलता है। जो जल के कारण क्या होता है, जो हमारे शरीर में पोषक तत्व हैं ये अवशोषित होकर हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हम लगभग हमारे सभी भोजन में जल उपस्थित होता है। जैसे हम आलू खाते हैं तो आलू में भी जल होता है, सेब खा रहे हैं, टमाटर खाते हैं, गाजर खाते हैं, इनमें भी जल बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो जल क्या करता है? हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सही करता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही होंगी, उससे क्या होगा? पोषक तत्व अधिक अवशोषित होंगे और हमारे शरीर के लिए सही होंगे। अब देखिए, ज़्यादा वसायुक्त भोजन करने से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। अगर हम ज़्यादा घी ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, उससे क्या होता है? मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ने से क्या होता है? कई तरह के रोग होते हैं, थकान होने लगती है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। जब कार्य करने की क्षमता कम होगी तो वसा क्या होगी? हमारे शरीर में चर्बी के रूप में जमा होते जाएगी। इससे क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा कई तरह की बीमारियों की जड़ होता है, यानी बहुत सी बीमारियों का कारण होता है मोटापा। इसलिए हमें अधिक वसायुक्त भोजन नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें खाने का मतलब हम ज़्यादा वसा ले रहे हैं, हम ज़्यादा तेल खा रहे हैं या हम ज़्यादा घी खा रहे हैं। अगर हम तेल और घी ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो उससे हमारे शरीर में क्या होगा? ये चर्बी के रूप में इकट्ठा होते जाएंगी और शरीर में कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। अब देखिए, संतुलित आहार क्या है? सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित भोजन हम किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें हमारी आवश्यकता के अनुरूप सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। बच्चों का संतुलित आहार अलग होता है, जो वयस्क होते हैं उनका संतुलित आहार अलग होता है, और जो बूढ़े होते हैं उनका संतुलित आहार अलग होता है। जैसे जो नवजात शिशु हैं उनको उनकी आवश्यकता के सारे पोषक तत्व केवल दूध से मिल जाते हैं। जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं उनके भोजन में प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा रहती है। इसी तरह से जो व्यक्ति शारीरिक कार्य ज़्यादा करता है उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होना चाहिए। जो व्यक्ति मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं उनके भोजन में विटामिन की ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए। तो संतुलित आहार उम्र के हिसाब से, कार्य के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। देखिए, सब्जियों और फलों के छिलके में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खुद जो खनिज लवण हैं वो अलग हो सकते हैं। पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, पचाने में आसानी होती है, लेकिन कुछ पोषक तत्व पकाने से कम हो जाते हैं, जैसे विटामिन सी थोड़ी सी गर्मी से नष्ट हो जाता है। इसलिए जब हम सब्जी बनाते हैं
तो हमें छिलके सहित पहले ही धो लेना चाहिए। छीलने के बाद या काटने के बाद अगर हम सब्जी या फल धोते हैं तो उनके जो महत्वपूर्ण विटामिन है और खनिज लवण है वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें सब्जियां और फल खाने से पहले जब हम उन्हें छीलते हैं तो छीलने से पहले ही हमको उसको धो लेना चाहिए। अगर छीलने के बाद धोएंगे तो कुछ उसके पोषक तत्व अलग हो जाएंगे, उसमें से निकल जाएंगे और हमारे शरीर को पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। इसी तरह से चावल और दाल को बहुत अधिक अगर हम धोते रहते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी जो बाहरी लेयर में विटामिन है और खनिज लवण है वो उससे निकल जाते हैं। भोजन जो है ये पकाने से क्या होता है, उसका स्वाद तो बढ़ता है लेकिन कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो सब्जियां या फल हम कच्चे खा सकते हैं उन्हें कच्चा खाना चाहिए। हमें सलाद अधिक से अधिक मात्रा में खाना चाहिए, जैसे गाजर है, मूली, प्याज, चुकंदर, ये ऐसे सब्जियां या भोजन है जिसको हम कच्चा खाएं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसके पोषक तत्व बने रहते हैं। और अगर हम उसको पकाकर खाएंगे तो उसके कुछ पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सब्जियां और फल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे बिना छीले हुए खा लें, क्योंकि छिलकों में भी कई तरह के विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं। विटामिन सी को अगर हम गर्म करते हैं या पकाने के लिए रखते हैं तो उससे विटामिन सी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब संक्षेप में देखिए, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त आहारी रेशे और जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं या रोग से लड़ने में विटामिन हमारी सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न कर सकती है। यानी अगर कोई पोषक तत्व हमारे शरीर को लंबे समय तक नहीं मिल पा रहा है तो उस पोषक तत्व की कमी से क्या होता है, शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, यानी ऐसा आहार जिसमें हमारी आवश्यकता अनुसार सभी तरह के पोषक तत्व उपस्थित हों। हम अगर शारीरिक कार्य ज़्यादा कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो, अगर हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, और ये रक्त की कमी है तो आयरन या लौह तत्व होना उसमें आवश्यक है। इसी तरह से अगर कोई मानसिक कार्य ज़्यादा कर रहा है तो उसके भोजन में विटामिन अधिक मात्रा में उपस्थित होना आवश्यक है। तो इस तरह से ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, देखिए। पहला है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। कौन कौन से हैं हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्व? ये हैं मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, वृक्षांश और जल। फिर है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कैल्शियम। तो इस प्रश्न को, इनको फिर से हम देख सकते हैं।
हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, वृक्षांश और जल। फिर प्रश्न पहला है, देखिए दूसरे का क वाला, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, कौन सा है? विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, वो है कैल्शियम। तो इस तरह से ये प्रश्न में हमें मुख्य रूप से यही दे रखा है, पोषक तत्व से संबंधित प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, विटामिन ए अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, और कैल्शियम जो खनिज है ये हड्डियों के लिए, अस्थियों के लिए आवश्यक है। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, देखिए विटामिन डी के अभाव से होता है, कौन सा रोग होता है? सूखा रोग या रिकेट्स इसको कहते हैं। किस विटामिन की कमी से बेरी होता है? विटामिन बी की। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी हो जाता है। रतौंधी कौन सा रोग है? जिसमें अंधेरा होने पर, रात के समय जब हल्का सा अंधेरा होता है, कम दिखाई देने लगता है, वो किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। कभी कभी क्या होता है, विटामिन ए की कमी से आँखों की पूरी रोशनी ही चले जाती है। इसलिए हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में लेना आवश्यक है। तो इस चैप्टर में आपने देखा भोजन और उसके घटक, और भोजन के जो अलग अलग पोषक तत्व हैं, इनके क्या कार्य हैं। हमारे भोजन में इन पोषक तत्वों की उचित मात्रा होनी चाहिए। अधिक पोषक तत्व भी नुकसान करते हैं, और कम पोषक तत्व होंगे तो वो भी शरीर को नुकसान करते हैं। इसलिए हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित भोजन हम लेंगे तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होगी। इसलिए हमें संतुलित भोजन या संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट हमें लेना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें।